शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने को कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता चार धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि उनको चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो डेट मिली है उसके अनुसार ही दर्शन के लिए आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं से संबंधित सभी जानकारियां लोगों तक स्पष्ट रूप से जाएं। इसके लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन मीडिया ब्रीफिंग करें। यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां आम जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया को उपलब्ध करवाई जाएं। वहीं पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चार धाम यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और यात्रा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि वो यातायात प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन के लिए स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और चारों धामों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। एक 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो। थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूँकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। केदारनाथ धाम में यात्रियों का जनसैलाब उमड़ रहा है। मात्र 7 दिन में 1,80,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं पर यात्रियों की अत्यधिक भीड़ बढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन को भी व्यवस्था को संभालने में दिक्कतें हो रही हैं और ऐसे में तीर्थयात्रियों और पुलिस जवानों के बीच धक्का मुक्की के वीडियोज भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि इसके बावजूद प्रशासन की ओर से सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। वहीं पर सोनप्रयाग और सीतापुर पार्किंग फुल होने पर यात्रियों को कुछ समय के लिए नीचे ही रोका जा रहा है ताकि यात्रियों को दिक्कतें ना हो। और इस दौरान पुलिस और यात्रियों के बीच में हुई धक्का मुक्की को लेकर उप अधीक्षक हर्षवर्धनी सुमन ने सफाई भी दी है। सोनप्रयाग में जितने भी हमारे यहाँ यात्री आते हैं उनको हम सुव्यवस्थित तरीके से पुलिस द्वारा लाइन व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत हम सभी यात्रियों को एक लाइन में शटल पार्किंग तक भेजते हैं ताकि वो वहाँ से गौरीकुंड के लिए शटल सेवा का प्रयोग कर सकें। लेकिन आज दिनांक 16 मई को हमारे यहाँ अत्यधिक भीड़ आने के कारण कुछ लोगों का एक झुंड आया जिन्होंने पूरी लाइन व्यवस्था तोड़ दी। जब वही लाइन व्यवस्था तोड़ रहे थे तो हमारा एक सिपाही ने उन्हें जब रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने उग्र रूप लेते हुए उसको मारने की प्रयास किया। उसके ही दृष्टिगत जो बाकी हमारे पुलिस के जवान थे उसके बचाव में आए और उस भीड़ को रोका गया उनके द्वारा, जिसका वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगी सभी जनता से जो केदारनाथ धाम में आ रहे हैं कि जो हमारी पुलिस की लाइन व्यवस्था है एक ही लाइन बना के आइए, ज़बरदस्ती आप भीड़ बना के मत आइए और पुलिस का पूरा आप सहयोग करें ताकि हमारी जो यात्रा है ये एकदम शांतिपूर्वक चलती रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी को बृहस्पतिवार को एम्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनका रक्तचाप अब सामान्य स्थिति में है। आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी को 14 मई को एम्स के जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया था और उस समय उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक रहा। वहीं पर वृद्धावस्था की उम्र के कारण एम्स में उनकी अन्य जांचें भी की गई। जांच रिपोर्टों के सामान्य पाए जाने पर उन्हें बृहस्पतिवार को एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए एम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल ने बताया कि सावित्री देवी का रक्तचाप अब सामान्य है, लिहाजा उन्हें बृहस्पतिवार को दोपहर के समय अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की माताजी हमारे यहाँ एम्स ऋषिकेश में 2 दिन पहले 14 तारीख को भर्ती हुई थी। उनके परिवारजन उनको थोड़ा सा पैरों में सूजन वगैरह के दिखाना चाहते थे, एक जनरल चेकअप भी कराना चाहते थे क्योंकि आयु उनकी काफ़ी 85 के अराउंड है, तो इसी वजह से लेकर आए थे। तो उनकी सामान्य सब जांचें की गई यहाँ पर और उसमें थोड़ा सा एक उच्च रक्तचाप मिला था, थोड़ा सा बढ़ा हुआ था ब्लड प्रेशर,
उसकी दवा चला दी थी, पर चूँकि सारी जांचें करते हैं तो उनकी सारी जांचें कर दी गई हैं। कुछ जांचों की रिपोर्ट तो आ गई थी, वो तो ठीक थी, बाकी कुछ जांचों की रिपोर्ट सब समय लगता है आने में। तो आज उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था, चली गई हैं वापस, तो इसलिए उनको रखा गया था। उत्तराखंड दून अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर अनुराग अग्रवाल ने 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को विशेष सलाह दी। उन्होंने यात्रियों से अपनी अपील की कि वो अपनी डॉक्टरों से सलाह लेकर 4 धाम यात्रा करें। इसके साथ ही डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने यात्रियों को अपनी दवाइयां और गर्मी के कपड़े लेकर यात्रा पर जाएं। इसके अलावा डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। अपील है कि वो एक तो गर्म कपड़े जरूर अपने साथ लेकर आए, और जो उनकी पुरानी दवाइयां हैं, देखा जाता है कि वो अपनी पुरानी दवाइयां घर छोड़कर या कम मात्रा में लाते हैं, जिसको फिर बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, सांस की या दिल की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारियां हैं, तो ऐसे में वो दवाइयां ज़रूर से अपने साथ लेकर आए। अच्छे गर्म कपड़े, चूँकि आप अगर दिल्ली, राजस्थान या यूपी से भी आ रहे हैं तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा फ़र्क है। आप 40-42 डिग्री के टेम्परेचर से जाकर वहाँ अचानक में ही 2-3-5 डिग्री तक हम लोग का टेम्परेचर वहाँ डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन की भी कमी है, तो ऐसे में सांस के रोगी को बहुत ध्यान रखना है। अपना वो इनहेलर पंप या कैप्सूल जो भी लेते हैं वो ज़रूर लाएं, और ऐसे में अपने डॉक्टर से भी परामर्श करें कि क्या इतना ऊपर ऊंचाई पर 13-14 हज़ार फीट पर हमारा चारों धाम स्थित है, क्या आना ठीक रहेगा। ऐसे में शासन ने लगभग हर पॉइंट पर, जैसे ऋषिकेश हमारी यात्रा का शुरुआत है, वहाँ पर भी बहुत सारी सुविधाएं इस तरह की दी हैं कि लोग आकर अपना चेकअप करा सकते हैं, वहाँ से दवाइयाँ ले सकते हैं, और एक डॉक्टर की परामर्श भी ये मिल सकती है कि आपका जाना ठीक रहेगा या नहीं। मैंने दूसरा एक पॉइंट और देखा है कि वहाँ बारिशें क्योंकि काफ़ी कॉमनली हो जाती हैं, तो एक रेन कोट कैरी करना भी बहुत अच्छा रहता है। और कई बार लोगों की एक स्ट्रेस कॉल ये आती है कि खाना नहीं मिल रहा है या कुछ खाने का प्रबंध नहीं है, तो ऐसे में कुछ ड्राई फ्रूट्स, इस तरह के जो हाई एनर्जी फूड है वो अपने साथ ज़रूर से कैरी करें। और इसमें कोई भी यात्रा में जल्दबाजी ना करें। यात्रा 6 महीने चलेगी, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ चल रही है, तो हमेशा इस तरह के अपने लोकल लोगों से संपर्क करते हुए कि वहाँ भीड़ ना हो, उन दिनों में आएंगे तो आपके लिए बहुत ही एक सुखद अनुभव रहेगा यात्रा में आना, और आप किसी भी परेशानी से बच। कांग्रेस ने 4 धाम यात्रा में अव्यवस्था का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने 4 धाम यात्रा में व्यवस्थाओं की बदहाली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पर्यटन मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 4 धाम में अव्यवस्था के कारण देश भर में उत्तराखंड की बदनामी हो रही है। वहीं पर भीड़ नियंत्रण, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था चरमराने पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। आपको बता दें कि इन 5 दिनों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भारतीय जनता पार्टी वालों की। इनको ये समझ में नहीं आता, ये सनातन 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 करते रहते हैं, हिंदू 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 कहते रहते हैं। सनातनियों की सबसे बड़ी यात्रा, जिसका महत्व है, और आज से महत्व नहीं है, आदिकाल से महत्व है। आदिगुरु शंकराचार्य ने जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना करी थी, तब से लेकर के अब तक इस यात्रा का जो महत्व है, और इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 धाम पूरे देश के अलग हैं और 4 धाम उत्तराखंड के अलग हैं। इसमें यमुनोत्री, जहां से यमुना का उद्गम है, गंगोत्री, जहां से गंगा जी का उद्गम है। यमुना जी से और गंगा जी से पवित्र नदियां हिंदू धर्म में कौन सी हैं? सबसे पवित्र नदियां केदारनाथ जी, जहां साक्षात शंकर भगवान बैठे हुए, बद्रीनाथ जी जहां साक्षात बद्रीनाथ जी बैठे हुए, और बद्रीनाथ केदारनाथ जिन धामों की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने करी, उस यात्रा का सबसे ज्यादा महत्व सनातनियों के, हमारे धर्म में है। और सारा सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का ठेका जिस पार्टी ने ले रखा, उसकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। अब ये तो आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई 12 लोग मर गए 1 हफ्ते में। अब ये आप लोग बता रहे हैं कि बड़कोट में प्रदर्शन हो रहा है, तीर्थयात्री प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां के व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये आप लोग बता रहे हैं कि वहां केदारनाथ में जिस प्रकार की व्यवस्था है, रील बनाने का जिस प्रकार से कंपटीशन है, वहां पर जो उसका आध्यात्मिक महत्व था उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो आज जब अव्यवस्थाएं हो रही हैं, यात्रियों की जान जा रही है, चक्का पूरे क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है, लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, विकास नगर से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के यमुनोत्री गंगोत्री तक। उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते 4 धाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जितनी तैयारी होनी चाहिए थी वो अभी कम है, क्योंकि जिस तरीके से रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं, ऐसे में अगर यात्रियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं मिलेंगी तो तीर्थ यात्रा की संख्या कम भी हो सकती है। उन्होंने कई सवाल उठाते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की अपील की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से अव्यवस्था का माहौल बन गया था और ऐसे में क्षेत्रीय विधायक द्वारा उठाए गए सवाल के बाद प्रशासन को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। भाई हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जो भी जैसे तैयारियां जो होती है, खासकर भाई 2 साल से हम भी है, इस बार थोड़ा चाहे चुनाव के चक्कर में समझ लीजिए आप, थोड़ा तैयारियों का पहले से वो तैयारियां नहीं रही है जैसे होनी चाहिए थी। और अगर यात्रियों को परेशानी होगी तो निश्चित है कि यात्रियों की संख्या घटेगी। और मेरा ये मानना है कि कम से कम गढ़वाल की सारी वो यात्रा से ही सारी आर्थिकी जुड़ी हुई है। इसमें 4 धाम यात्रा को लेकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक ने 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार द्वारा दी गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले यात्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शनों के लिए विकासनगर से सीधे निकल जाते थे, लेकिन इस बार सरकार ने गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर्बटपुर से बस स्टैंड में यात्रा का पहला पड़ाव बना दिया। अब दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए हर्बटपुर बस स्टैंड पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध की गई। यात्री यहां आकर पहले अपनी थकान उतार रहे हैं और फिर आगे की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे ना तो यात्रा मार्ग पर अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी और वहीं पर श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुगम होगी। विधायक ने विकासनगर व्यापार मंडल की तारीफ भी की है। सामाजिक संगठन है, हमारा सनातन धर्म मंदिर है, सिंह सभा गुरुद्वारा सिंह सभा है, हमारा हनुमंत धाम है, विष्णु जी हैं, बहुत बड़ा इंतजाम वहाँ पर यात्रियों के लिए कर देते हैं। ठीक है, हमारा व्यापार मंडल है, तो सब लोग उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में बड़ी बात, मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में करता हूँ। तब लोगों को लगा बस अड्डा वहाँ बना दिया, अब सबको लग रहा है बस अड्डा ना होता तो पूरे गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा अफरा तफरी हो जाती है। आज वो 100 एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, कारोबार तो बढ़ा ही रहा है लेकिन 100 एब्जॉर्बर का काम कर रहा है और प्रशासन को भी बड़ी राहत है। व्यवहारिक पक्ष से व्यापार सहयोग, सामाजिक संगठन है, हमारा सनातन धर्म मंदिर है, सिंह सभा गुरुद्वारा सिंह सभा। उत्तराखंड कालसी व्यास नहरी के समीप यमुना नदी में पट्टा आवंटित हुआ है, लेकिन खनन माफिया आवंटित इस पट्टे की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं। खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन के नाक तले यहां पर खनन माफिया नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध खनन कर रही है, जबकि नियमों के अनुसार सूर्य अस्त होने के बाद रॉयल्टी जो है वो नहीं काटी जा सकती। तो जिस तरीके से आए दिन इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि किस तरीके से अवैध खनन जो है वो माफियाओं द्वारा किया जाता है, तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सुभाष हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कालसी से। सुभाष, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर? नमस्कार मैडम, मैं अगर आपको बात कहूं कि जो खनन माफिया जो इस तरीके से लगातार कहीं न कहीं अपना खुला
व्यापार जो चल रहा है इसके बारे में मैं कहूं तो यहाँ पे जो ब्यास नहरी गांव है इसके ब्लॉक प्रमुख रहे कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल द्वारा भी हमें कई बार सूचना मिली है, लेकिन यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि अगर रिवर रेंज का जो पट्टा है वैसे तो इसमें कोई अभी तक खुलने की कहीं बात नहीं आई, परमिशन नहीं आई, लेकिन अगर परमिशन दी भी है सरकार द्वारा, कोर्ट द्वारा, तो उसके भी मानक के अनुसार खनन किया जाता है। लेकिन इनके जो सीमांत जो जहाँ पे खनन पट्टा अगर इनको आवंटित हुआ है लेकिन सीमा से बाहर खनन कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो इनका जो पोकलैंड मशीन है, जो बड़े दांत से छह दांतों वाली मशीन है, उसका वहां पे उपयोग किया जा रहा है। और आपदा के समय यहाँ पे जो गांव है ये बड़े खतरे से मंडराता रहता है। वहां पे एक जो दीवार दी गई है उसको रोकथाम के लिए ताकि जो बरसात का पानी हो गांव के अंदर ना जाए, लोगों को परेशानी न उठानी पड़े, उस दीवार को भी वहां पे कब्जा किया जा रहा है। पोकलैंड मशीन के द्वारा बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं जिससे जो है गांव को खतरा बना हुआ है। और इसके संबंध में हमने एसडीएम कालसी से भी वार्तालाप करने की कोशिश करी, लेकिन उनका नंबर ना मिलने पर जो है उनसे बात नहीं हो पाई। और तीसरी बात मैम यह है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो खनन माफिया है वो उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है किसी का, प्रशासन के नाक के नीचे ये खनन का कारोबार चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से जो है वो एक इलाके में लगातार अवैध खनन जो है उसकी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहीं पर प्रशासन जो है वो इस पर कोई कड़ा संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो इसी तरीके की खबरों के लिए आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। शहर और देहात क्षेत्र में थाना चौकियों में खड़े वाहन पिछले लंबे समय से नीलाम नहीं हुए हैं और इससे अब थाना चौकियों में जगह कम पड़ने लगी है। बता दें कि वहीं पर एसएसपी के निर्देश पर अब वाहनों की नीलामी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसपी देहात का कहना है कि सभी वाहन स्वामियों को सूचित करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने की तैयारी चल रही है। साथ ही कई वाहनों के मामले लंबित पड़े हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द वाहनों की नीलामी की जाएगी। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा पिछली क्राइम मीटिंग में ये निर्देश सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्षों को दिया गया है कि जो भी वाहन चाहे वो लावारिस में हो या किसी अन्य कारण से थाने में खड़े हैं, उनके संबंध में ये जानकारी कर लें कि किसी न्यायालय में यदि कोई मामला लंबित नहीं है तो उनके स्वामियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस आदि देने की कार्रवाई पूर्ण करके उनके निस्तारण के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाए, ताकि जो थानों में जगह है वो थोड़ी खुल सके, स्पेस क्रिएट किया जा सके और जो लंबित माल हैं उनका निस्तारण आगे हो सके। इसलिए इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष चारधाम यात्रा पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और यात्रा के दौरान टप्पेबाजी गिरोहों के भी सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं के घाट पर स्नान करते समय उनका ध्यान भटकाकर सामान चोरी कर लिया जाता है और इस तरह की आपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पवार द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में नियुक्त समस्त अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को यात्रियों की सुरक्षा और टप्पेबाजी जैसी घटनाओं से लिप्त गिरोह को सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने शातिर गोंडा गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पुलिस ने 1,75,000 रुपए के मोबाइल्स भी बरामद किए गए हैं। रुड़की में बस स्टैंड को शिफ्ट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और किसान यूनियन ने इसका कड़ा विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और किसान संगठन द्वारा रुड़की के रोडवेज परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी सहित उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।
भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि सरकार को जनहित में कार्य करना चाहिए, लेकिन सरकार जनता का कुठारागत कार्य करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन क्रांति किसी कीमत पर रोडवेज और मंडी को शहर से बाहर नहीं जाने देगी। वहीं पर उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि ये बस अड्डा यहाँ पर है और शहर की पहचान है। इसके साथ ही IIT, CBRI, NIH आदि जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी यहाँ हैं और रोडवेज शिफ्ट होने से छात्र और छात्राओं को दिक्कत होगी और इसके साथ ही इसके सहारे चल रहे होटल, रेस्टोरेंट आदि के सैकड़ों संचालक बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, इसमें जो हमारे संज्ञान में आया संगठन के सभी रुड़की डिपो के कर्मचारियों के द्वारा एक मोर्चा बनाया गया है। उसमें शासन की जो 17 मई को एक मीटिंग है बस अड्डा शिफ्ट करने के संबंध में। जब कर्मचारी को पता लगा तो तुरंत कर्मचारियों ने अपनी मीटिंग की और मीटिंग करने के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जो सरकार को जो हमारी कम से कम पीड़ा, यहाँ की आम जन की पीड़ा को समझना चाहिए। और उन्होंने यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं माननीय प्रदीप बत्रा जी, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी पुटअप किया था कि वहाँ पर जो बहुत जाम लगा रहता है और आए दिन दुर्घटना हो रही है, ये उन्होंने बिल्कुल सरासर गलत कहा। विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा वो गलत उठाया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि बाईपास जो हो रुड़की बाईपास हो गया, उधर से जो भगवानपुर बाईपास इधर वो होगा, महिला इकली वो बरेड़ा विधानसभा का एक आदमी भी ये नहीं चाहता कि रोडवेज अड्डा यहाँ से हटे। ये रुड़की की शान है, रुड़की की शान रहना चाहिए। आप ये देखो कैसा हमारे बच्चे जैसे यूनिवर्सिटी में विदेशों तक के बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो वहां जाएंगे भाई। रात को अगर 1 बजे किसी को दिक्कत होगी, उसे घर जाना अपने, तो वो कहाँ जाकर बैठेगा। आज तो यही कहीं इतनी बड़ी सुविधाएं हैं। मतलब एक तरफ तो सरकार को जनहित में काम करना चाहिए, ये अहित में काम कर रहे। मतलब जो जनता को जिस चीज में लाभ है वो काम करना चाहिए, तो जनहित को देख। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।